हेलो स्टूडेंट्स, यह लूसेंट सामान्य ज्ञान का पुस्तक है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ इस पूरे बुक को कवर कर सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के बाद हम लोग पूरा मौर्य ये सब पढ़ेंगे इसी में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को अपना राजधानी बनाया है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हुए उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की। वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से तथा मद्र देश की राजकुमारी छेवा से शादी की, ठीक है। और मद्र देश के बारे में बता रहा है कि आधुनिक पंजाब है ये। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुनिक था। उपनाम पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कुनिक था इसका उपनाम। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वर्षकार था। कहीं कहीं वत्सकार भी लिख देता है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की, ठीक है। इसी को भेजा था जो षड्यंत्र करके लिच्छवी में फूट डालने का काम किया था, ठीक है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मुसल, आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक, गुलेल जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार को उसका पुत्र मार दिया अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसका पुत्र उदयन मार दिया। यानी कि अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या किया और उदयन जो उसका बेटा था उसने अपने पिता की हत्या कर दी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। अंतिम राजा भी पूछता है इसलिए ध्यान रखिएगा कौन था। नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर ली, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। याद रखिएगा कि पुनः पाटलिपुत्र कौन लेकर के आया? कालाशोक लेके आया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और अंतिम शासक घनानंद, धनानंद, जो लिखा हुआ रहे सब सही है तो धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश जिसका नाम था मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। अब मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें 2-3 राजा आपको पढ़ना है। चलिए, उससे पहले इसी समय में सिकंदर भी आया था, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में भी यही पढ़ना रहता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप 559 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसके बारे में हम लोग जनरली सुने हुए हैं। पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। कहाँ पहुंचकर पार करने से? ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया।
ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नाम हाइफासिस, ठीक है, हाइफासिस। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। लौटने का समय है 325 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निरयाकस था। याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जल सेनापति है, ठीक है। सेनापति का नाम तो सेल्यूकस निकेटर था, हम लोग पढ़े। जो जल सेनापति था उसका नाम था निरयाकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर बसाया था। अब चलिए मौर्य साम्राज्य पढ़ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त कृत मतलब विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए, ठीक है। हारा हुआ इंसान था तो इसको सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी से शादी करवाया चंद्रगुप्त का, और उसको काबुल दिया, कंधार, हेरात और मकरान दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। किससे दीक्षा ली थी? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। क्या नाम है इसका? इंडिका है, बहुत फेमस है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितने बुर्ज हैं? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का यानी कि लकड़ी का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। इसने अपना प्राण त्याग दिया था उपवास के जरिए। चलिए अब बिंदुसार आ गए कहानी में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। इसे आमित्र घात के नाम से जाना जाता है। कभी पूछ ले कि आमित्र घात किसको कहते हैं, तो बिंदुसार को। आमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी कि जो अपने शत्रुओं का बिल्कुल विनाश ही कर दे।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभी इसके पिता जो थे वो किसके कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? वो जैन धर्म से को मानते थे और उसके अनुयायी थे। बिंदुसार क्या है? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। नोट, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसको हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, और इस राजदूत को यानी कि डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, जो कि पक्का है कि विद्रोह नहीं संभाल पाया होगा, उसको नहीं दमन कर पाया होगा। उसके बाद अशोक को भेजा गया। ठीक है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। क्या कहलाता था? खल्लाटक कहलाता था। चलिए, अब उसका पुत्र आ गया कहानी में, अशोक। ठीक है, अशोक महान। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और ये जानकारी हम लोग को दिव्य वदान के अनुसार मिलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ या फिर वो राजगद्दी पर बैठा, तब वह कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें किसमें? पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। नोट का जो है उसको पढ़ लीजिए। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। यहाँ कॉलम में दिया है मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप का कॉलम डायरेक्टली पूछा जाता है। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी तोसली, और दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो सुवर्णगिरी है। प्राशी, पूर्वी प्रांत, इसका जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पढ़ना है अब हम लोग को कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यू अशोक मतलब कि राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक है, कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ कनगनहल्ली होगा। ठीक है ना, यही जो कनगनहल्ली है यहाँ। हाँ, कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ठीक है, अब कुछ शिलालेख है इसके, वो पढ़ लेते हैं। और अभी वो कौन सा राज्य कौन सा स्थान पर है वो भी। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य जैसे कि है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो पेशावर पाकिस्तान आज का। मनसेहरा जो है वो हजारा आज का पाकिस्तान। कालसी उत्तराखंड। गिरनार गुजरात। धौली व जौगढ़ जो शिलालेख है वो ओडिशा में है। एररगुडी, राजूल और मंडगिरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सासाराम शिलालेख जो है वो बिहार में है। भबरू या बैराट राजस्थान, याद रखिएगा। इसी भबरू शिलालेख में या अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मास्की, गोविंद मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर,
रामेश्वर, इसको गलत पड़ गया नहीं, जाटिंग रामेश्वर, कनगनहल्ली और पालकी गुंडू, ये कहाँ है? कर्नाटक में है, सभी के सभी कर्नाटक में है। और अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने राज्याभिषेक या राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 2 बार पढ़ने का कारण है कि आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निर्ग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, प्रभावित हुआ और उसी को बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। ठीक है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां जो शिलालेख है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति और जानकारी मिलती है। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा जो शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां दोनों में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां जो शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है। 11वां शिलालेख जो है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, जिसके बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी मिलता है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां जो शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो आपको अगर इच्छा हो तो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ये बुक जो है लुसेंट का 18वां संस्करण है, सबसे नया संस्करण अभी का है, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख उसमें वर्णित जो विषय है, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, याद कीजिए। 8वें वर्ष में वो कलिंग पर युद्ध करने गया, 10वें वर्ष में बोधगया गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है, अहरौरा लेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसमें यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम था लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब अगला है, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास
पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया था। यह 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। अच्छा जगह है, देखने लायक जगह है, जाइए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। अशोक को अपने राज्य आज्ञाएं, शिलालेखों, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। ठीक है, जो राजा की आज्ञा होती है, शिलालेख में खुदवा देना, स्तंभों और गुफाओं में उसको खुदवा देना, ये कहाँ से सीखे थे? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से इनको ये प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिपि से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप एक बार और पढ़िए। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र होता था, राजपुत्र होता था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक था। अंतर्वेदिक अंतःपुरा का अध्यक्ष था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। ठीक है, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशाता जो है वो कारागार का अध्यक्ष था, यानी कि जेल, जिसको जेल में बंद करते हैं, उसका अध्यक्ष था। प्रदेष्ठी कमिश्नर था। पौर जो है नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, और दुर्गपाल जो था वो दुर्ग का रक्षक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, किसमें किसमें? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पातेद्री फैंथलर ने की थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था पाद्रेटी फैंथलर, है ना, फैंथलर। पाद्रेटी फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौसाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। यह स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा 232 ईसा पूर्व में स्थापित कराया गया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर है। इस पर 3 कालखंडों के अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं सदी ईस्वी संस्कृत में कवि हरिसेन द्वारा रचित। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख 1605 ईस्वी। यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युगों मौर्य, गुप्त और मुगल का अद्भुत संगम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। अब दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। इसे 1356 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला गांव से हटाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया था। यह बलुआ पत्थर का बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 13 मीटर है। इस स्तंभ पर अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण है, जो इसे अन्य स्तंभ अशोक स्तंभों से विशिष्ट बनाता है। ठीक है, अन्य स्तंभों पर अधिकतम 6 ही लेख मिलते हैं।
इस स्तंभ लेख के अन्य नाम है भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोज शाह की लाट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह बताया गया है बीच में, उसके बाद फिर यहाँ से फिर आपका स्तंभ लेख शुरू हो जाता है। बीच में इसको घुसा दिया गया है, कॉलम है लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंगाल के तट पर स्थित यह बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध। भृगु कच्छ भरूच गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित यह बंदरगाह पश्चिमी देशों यूनान रोम के साथ व्यापार करता था। देखिए बंदरगाह तो वही है जिससे कि समुद्री व्यापार होता है। मुझेरिस मालाबार तट केरल पर स्थित यह बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और अरब मिस्र और रोमन व्यापारियों के संपर्क में था। पलूर जो है प्राचीन ओडिशा के तट पर स्थित था। सोपरा या महाराष्ट्र के तट पर स्थित था। ठीक है, सभी बंदरगाह देख लिया आप। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फिर से स्तंभ लेख। हम लोग 2 स्तंभ लेख पढ़े, देखिए कंफ्यूजन यहीं से ना हो जाए। देखिए पहला स्तंभ लेख आप पढ़े प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? कार्लाइल ने की थी। इस स्तंभ के ऊपर वृष यानी कि बैल की मूर्ति है। अगला है लौरिया अरेराज। क्या नाम है? लौरिया अरेराज। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के शीर्ष का सिंह अब नहीं है, जो संभवतः टूट जाने पर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यह अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है, अगला है लौरिया नंदनगढ़। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ये लौरिया अरेराज जो था पूर्वी चंपारण में था, ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुदे हैं, जिनमें अहिंसा, नैतिकता और प्रजा के कल्याण की बातें प्रमुख हैं। स्तंभ की बनावट चुनार के पत्थर से हुई है। किसके पत्थर से? चुनार के पत्थर से। इसके शीर्ष पर शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासन की शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, 7वां जो है वो है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की पूर्ति या मूर्ति है। संकिशा स्तंभ, यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास स्थित है। इस स्तंभ का शीर्ष हाथी की मूर्ति वाला है। ठीक है, स्तंभ का शीर्ष कैसा है? हाथी की मूर्ति वाला है। अशोक के स्तंभों पर मोर, मयूर की मूर्ति स्तंभ के नीचे के हिस्से पर बनती थी। मोर कहाँ बनाता था? स्तंभ के नीचे के हिस्से में बनाता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए हम लोग को। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबा अभिलेख, तो 7वां अभिलेख। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेनदेई है, रुमिदेई है। ठीक है, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि जो है वो माफ कर दिया गया। ठीक है, महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्यकाल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, जब अगर कोई अकाल आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो राजा और राज्य क्या करता था? लोगों की मदद करता था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, यानी कि इनका कैरेक्टर पर काफी ध्यान दिया जाता था, चरित्र देख करके फिर उनको हायर किया जाता था। आज भी ऐसा ही होता है, एथिक्स पढ़ाया जाता है और तब भी लोग एथिक्स को रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, बुक भी लिख देते हैं, लेकिन अपने चरित्र पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी, संख्या जरूर याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी।
प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। ठीक है, प्रशासक की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति देखिए और कार्य। प्रथम जो समिति था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ जो था व्यापार व वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का परीक्षण या निरीक्षण करता था। और षष्ठ जो था वो बिक्री कर वसूल करने का काम करता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। कितना भाग? 10वां भाग। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कि टैक्स का चोरी नहीं करना है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, एग्रोनोमाई कौन था? तो मार्ग निर्माण मतलब सड़क बनाने वाला जो अधिकारी था वो था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की जो गुलामी थी उससे मुक्त कराया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। ठीक है, किसकी सेना कहा है? लुटेरों की सेना कहा है। देखिए, विदेशी है वो कुछ भी लिख सकता है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति और फिर कार्य। प्रथम समिति जो था जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय जो था पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ जो समिति थी वो अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंचम जो था गज सेना की देखरेख, मतलब जिस गज सेना मतलब समझे, हाथी वाला सेना, जिसके पास हाथी है वो सेना। और षष्ठ जो है रथ सेना की देखभाल करते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। लगभग अभी समाप्त होने वाला है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय यानी कि 5 सदस्यों वाला 6 समितियां करती थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। जो गुप्तचर है उसको क्या कहेंगे? गूढ़ पुरुष। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्मस्थयी और कंटक शोधन, ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया जाता था। धर्मस्थयी जो था वो दीवानी मामलों के लिए और कंटक शोधन जो था वो फौजदारी मामलों के लिए यूज किया जाता था। उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवाद के लिए संग्रहण एवं द्रोणमुख न्यायालय होते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता था। देखिए, आज भी लगभग कुछ हम लोग का पद्धति ऐसा ही है ना? तो लगभग उस समय भी सेम ही हुआ करता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ये पद जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण किसके लिए? अनाज को मापने के लिए। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी। इसके अलावा तांबे की मुद्रा को माशक या मशक कहा जाता था, यानी कि तांबा का मुद्रा होगा तो उसको माशक या मशक कहेंगे। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। पन सबसे अधिक प्रचलित था। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वो 7 वर्ग कौन कौन से? देखिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, फिर निरीक्षक और 7वां जो है सभासद। तो ये 7 पार्ट में या 7 वर्गों में विभाजित किया है मेगास्थनीज भारतीय समाज को।
स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, क्योंकि देखिए धनानंद उस समय बहुत मजबूत राजा था, उसको हराना कोई आसान काम नहीं था, तो वो कश्मीर के राजा परवर्तक का सहायता लिया था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक के स्तंभ, विशेष रूप से सारनाथ का अशोक स्तंभ माना जाता है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, फिर कौन आ गया? शुंग वंश आ जाएगा। देखिए नोट में लिखा है अशोका राम विहार पाटलिपुत्र में था। आज हम लोग इसको यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर अगले में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। पूरा वीडियो देखा कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, वीडियो को आप सुन भी सकते हैं, अगर आप इसको कोई काम करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, कहीं जाते वक्त, कुछ भी वैसा है जब आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के बुक खोल नहीं सकते, तब भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है वो बहुत ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर पंक्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से एनसीईआरटी होता है ना, उसके हर लाइन में एक अलग ही बात है, ठीक उसी प्रकार से ये बुक भी ऐसा है कि एक पेज पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया हुआ है, और जनरली जो जानकारी है वो आपको रटना है। तो क्या कीजिए कि कभी खुद से भी किताब खोल करके पढ़िए और इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बार बार आपके माइंड में जाएगी और वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी सुन कर तो याद करना सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग के कुछ कॉन्शियस माइंड में, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको बार बार सुनिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं किए और ज़्यादा आपको समझाए नहीं, ताकि आपको पता है कि ये एक हिस्ट्री है और बहुत ईजिली आप इसको पढ़ सकते हैं, बस बात हो जाता है याद करने का। तो इसी वजह से हर लाइन को हम पढ़ते चले गए हैं, जिससे कि आप रिवीजन के टाइम में भी इसको थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा करके सुन लीजिए, ताकि आपको अभी पढ़ने में और बाद में रिवीजन करने में मदद हो जाए। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल को ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद।